जल्दी मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती और जो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती हैं वो कभी जल्दी नहीं मिलती। बाल साधना परिवार की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में नरेश जांगीड़ आप सभी ऑनलाइन बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता है। कल बेटा अपन ने बहुलकों के वर्गीकरण का अध्ययन कर लिया था, क्वेश्चंस भी किए थे। बहुलीकरण की विधियां अपन पढ़ रहे थे, दो प्रकार की होती है। पहली अपन ने कल शुरू की थी योगात्मक बहुलीकरण, जिसमें एकलक इकाइयां आपस में योग कर बहुलक का निर्माण करती हैं। एकलक इकाइयां असंतृप्त होती हैं, जिसमें फर्स्ट कंडीशन एकलक इकाइयां असंतृप्त होती हैं। असंतृप्त का तात्पर्य ये हुआ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो आपको ऐसे कल पढ़ाया था मैंने, एल्कीन एल्काडाइन व इनके व्युत्पन्न, ये जो होते हैं ये योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, एकलक अणु के रूप में होते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एल्कीन, और डबल बॉन्ड दो हो तो एल्काडाइन, और इनके डेरिवेटिव ये एकलक अणु के रूप में समान या भिन्न प्रकार के हों और बहुलक का निर्माण करते हैं, तो बहुलक निर्माण की इस प्रक्रिया को बोलते हैं योगात्मक बहुलीकरण। इसमें एकलक इकाइयां अभी अपन पढ़ेंगे इसी वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो रहने वाला बेटा, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ इसमें केमिकल इक्वेशन और मैकेनिज्म आएगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को पूरा आपको देखना है और वर्क जो भी आपको पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड जो वर्क है नोटबुक में उसे नोट करना है। चलिए बेटा, योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया में एकलक अणु एक के बाद एक उत्तरोत्तर बढ़ने वाली श्रृंखला के रूप में जुड़ते हैं, अतः इसे श्रृंखलावर्ती बहुलीकरण भी कहा जाता है। एकलक अणु जो होते हैं असंतृप्त, वो क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं, जैसा आपको कल पढ़ाया था मैंने, अक्रिय होते हैं। इनको सक्रिय करने के लिए कुछ पदार्थों को काम में लेते हैं, जिनको इनिशिएटर या प्रारंभिक पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रारंभिक पदार्थ कहा जाता है। प्रारंभिक पदार्थ के रूप में या तो मुक्त मूलक होता है या आयनिक स्पीशीज होता है, धनाइन या ऋणाइन होता है। आज अपन इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल की जो पॉइंट है वो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है, वो कॉम्पिटिशन के पेपर में भी पूछा जा सकता है बेटा। तो प्रारंभिक पदार्थ के रूप में मुक्त मूलक या आयनिक स्पीशीज होगी, जो अक्रिय एकलक अणु को क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है, इनिशिएटर पदार्थ कहलाते हैं। अब क्रियाकारी पदार्थ की प्रकृति के आधार पर योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। सबसे पहला अपन स्टार्ट करें बेटा, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकन। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकन, इसमें क्या होता है, जैसा अभी ऊपर लिखा हुआ है, प्रारंभिक पदार्थ क्या होंगे बेटा? मुक्त मूलक होंगे। इसके लिए प्रोक्साइड या प्रोक्सी अम्ल को अभिक्रिया में काम में लेते हैं, जिससे अभिक्रिया प्रारंभ होती है। ये प्रारंभिक पदार्थ प्रोक्साइड या प्रोक्सी अम्ल ताप या प्रकाश की उपस्थिति में पहले वियोजित होकर मुक्त मूलक देते हैं, जो अक्रिय एकलक अणुओं से जुड़कर और अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं। जैसा आप 11वीं क्लास में पढ़ के बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मुक्त मूलक की क्रिया विधि 3 पदों में पूर्ण होती है: श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जिसको आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया गया है। तो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकन भी 3 पदों में पूर्ण होती है। अपन एक उदाहरण लेते हैं पहले मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकन का, कि इथेन से
पॉलीथीन का बनना। इस उदाहरण द्वारा अपन मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो पद होगा श्रृंखला प्रारंभन पद, चैन इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक पदार्थ के रूप में जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड इसको प्रयुक्त किया, जिसमें बंध का समान से विदलन होता है। 11वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया है सहसंयोजक बंध का समान से बंध विदलन होने पर अभिक्रिया मध्यवर्ती मुक्त मूलक बनते हैं, जबकि बंध के विषमान से विदलन से आयन बनते हैं धनायन या धनायन व ऋणायन, जो आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया गया। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट बेटा आपको आती है तो आप इन पॉइंट्स को बहुत इजी वे में कर सकते हैं, बहुत इजी वे में। तो सबसे पहले जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड लिया है, बेंजोइल पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर ये होगी, प्रकाश या ताप की प्रेजेंस में ये देखिए यहां से ही इस बंध का समान से विदलन होता है। दोनों समान विद्युतीय तत्व हैं, समान से बंध विदलन होगा। ये एक बड़ा मुक्त मूलक बनेगा, ये पुनः वियोजित होगा और इसके वियोजित होने से फेनिल मुक्त मूलक बनेगा। फेनिल मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। ये मुक्त मूलक एकलक अणु पर अटैक करता है। इसकी जगह अपन आर के द्वारा भी एल्काइल ग्रुप को अपन यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप लेके भी ऐसा कोई पेरोक्साइड ले सकते हैं। यहाँ इसमें भी ऐसे ही इस बंध का समान से बंध विदलन होगा। समान से बंध विदलन का तात्पर्य हुआ कि सांजित इलेक्ट्रॉन समान संख्या में बंधित परमाणुओं पर बराबर संख्या में चले जाते हैं, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त अभिक्रिया मध्यवर्ती बनती है क्रियाशील, जिसे फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक कहा जाता है, जिसके बारे में आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया गया। अभिक्रिया मध्यवर्ती नाइट्रेन, कार्बिन, मुक्त मूलक, धनायन, ऋणायन, इस टाइप की जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। यहाँ समान संबंध विदलन से जो होता है वो मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ये बना मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल बना बेटा। ये फ्री रेडिकल क्या करता है, सेम कंडीशन में होगा इसका बंध का विदलन, या तो प्रकाश या ताप की प्रेजेंस में। ये कोई पेरोक्साइड है। अब ये जो मुक्त मूलक होगा ये एकलक अणु पर अटैक करता है। अपन एग्जांपल लिया अपन ने एथीन से पॉलीथीन का बनना, तो एकलक अणु क्या होगा, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये अक्रिय है, इसको सक्रिय करने के लिए अपन ने पेरोक्साइड काम में लिया, जो समान संबंध विदलन के द्वारा मुक्त मूलक बनाता है। यह है मुक्त मूलक एकलक अणु को एक्टिवेट कर देता, सक्रिय कर देता। किस तरह से बेटा, देखिए ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड खुलेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, और इस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा और एक बड़ा मुक्त मूलक बनता है, एकलक मुक्त मूलक। ये क्या बन गया, एकलक मुक्त मूलक बन गया। इससे अभिक्रिया प्रारंभ होती है, अतः इसे चैन इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला प्रारंभन पद कहा जाता है। इसके बाद बेटा दूसरा पद आता है आपका सेकंड पद, श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद, देखिए बेटा इसमें होता क्या है, चैन प्रोपेगेशन स्टेप। इस पद में पहले पद से बना हुआ जो मुक्त मूलक है वो नए एकलक अणु से जुड़ता है, और नए एकलक अणु के जुड़ने से यह विक्रिया निरंतर चलती रहती है, एक के बाद एक,
और इसे अभिक्रिया संचरित होती है, अतः इसे श्रृंखला संचरण पद कहा जाता है। तो पहले पद से बना हुआ एकलक मुक्त मूलक एक नए एकलक अणु से जुड़ता है, उसी तरह से ये इसके साथ बॉन्ड बनेगा। अब देखिए बेटा, आपको याद करने के लिए इसमें 2 कार्बन 2 और अटैच हो गए, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 4 तक लिखना है। ये एक नया मुक्त मूलक बन गया। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है, एक के बाद एक एकलक अणुओं से जुड़ता है। तो ये RO CH2 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 1 2 4 और N एकलक अणुओं से जुड़ता है और इनके साथ जुड़कर और ये प्रक्रिया आगे तक चलती रहती है। इससे श्रृंखला का संचरण होता है, अतः इसे चैन प्रोपगेशन स्टेप या श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी पॉइंट है, पूरा देखना अच्छे से। कुछ बच्चे थोड़ा देखकर छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं रहते, फिर बेटा ये निश्चित है कि उनको दिक्कत आएगी। जो बच्चे भले ही वो ऑनलाइन स्टूडेंट है, नया स्टूडेंट है, जो बच्चा रेगुलर वीडियो देख रहा है, निश्चित रूप से वो अपने भविष्य को लेकर बहुत ही सीरियस है, ये इस बात का प्रमाण है। तो आप रेगुलर पूरा देखिए बेटा, तब आपकी पूरी बात समझ में आएगी। एक बार नहीं, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, आपकी पूरी बात बिल्कुल क्लियरली आपकी समझ में आ जाएगी। तो चलिए ये पॉइंट पे आते हैं। एकलक अणु दूसरे पद में पहले पद से बना हुआ एकलक अणु नए एकलक अणु के साथ जुड़कर और श्रृंखला का संचरण करता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसे अभिक्रिया मतलब श्रृंखला का संचरण होता है, अतः इसे श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। मान लीजिए कि N अणु इसमें जुड़ गए, तो इस पूरे पार्ट को बहुत सारे यहाँ इसको N के द्वारा डिनोटेड कर देंगे। थर्ड जो स्टेप है बेटा, थर्ड स्टेप है श्रृंखला समापन पद। चैन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, उपयुक्त जो दोनों पद हैं वो प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अभिक्रिया मिश्रण में एकलक अणु एथीन उपस्थित है। जब एकलक अणु समाप्त हो जाते हैं तो फ्री रेडिकल आपस में बॉन्डेड होकर आपस में जुड़कर और श्रृंखला का समापन करते हैं, अतः इसे श्रृंखला समापन पद कहते हैं। देखिए आपको पढ़ाया गया है 11वीं क्लास में, फ्री रेडिकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं, अर्थात आपस में बंध बनाते हैं और अभिक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। ये जो अपन डॉट लगा रहे हैं, ये जहां भी मैंने डॉट लगाया है, ये सारे डॉट एक भी इलेक्ट्रॉन को डिनोटेट कर रहे हैं। जब एकलक अणु समाप्त हो जाएंगे तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करके और बॉन्डेड हो जाता है और इसे अभिक्रिया श्रृंखला का समापन हो जाता है। कई बार श्रृंखला का समापन बाहरी पदार्थों से भी होता है, अतः श्रृंखला का समापन निम्न 4 प्रकार से हो सकता है। पहला, कपलिंग युग्मन की प्रक्रिया द्वारा। इसमें क्या होता है, मुक्त मूलक जो श्रृंखलाएं होती है बढ़ती हुई, वो आपस में जुड़कर और बंध बनाकर उदासीन बहुलक अणु बनाती है। इस प्रक्रिया को कपलिंग या युग्मन कहते हैं। जैसे ये जो बना है, मैं यहां बना रहा हूं बेटा, RO CH2 का होल N CH2 अब सपोज दैट ये N1 एक चैन है N1 जिसमें CH2 ये जो चैन है N1 मॉलिक्यूल है इसके अंदर, मतलब ये ग्रुप इसमें अटैच है। दूसरी चैन इस टाइप की है, जिसमें ये पार्ट इसके पार्ट से डिफर है, तो इसको अपन डिनोटेट कर देंगे N2 के द्वारा और युग्मन करेंगे, कपलिंग करेंगे। और इनके कपलिंग करने से बेटा किस तरह से जो बहुलक श्रृंखला बढ़ती हुई आपस में बॉन्डेड होकर उदासीन बहुलक अणु बनाएगी, सो सिंपल आपस में जुड़ेगी। देखिए बेटा, RO CH2
N1 CH2 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 CH2। बस अपने को ये ध्यान होना चाहिए, इसमें बाहर दो, इसमें भी बाहर दो, तो बीच में अपने को 4 करने। यहाँ N1 और यहाँ N2 है। ये क्या बन गया? उदासीन बहुलक अणु बन गया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कपलिंग। एक प्रोसेस ये भी तो हो सकता है, दूसरा असमानुपातन। डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है और इसे उदासीन बहुलक अणु बनता है। किस तरह से बनेगा? जो रिएक्टेंट अभी जो अपने लिखे थे वैसे ही सेम है। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का स्थानांतरण हुआ। हाइड्रोजन का स्थानांतरण किस तरह से होगा? सपोज दैट एक हाइड्रोजन यहां से इसको दी जा रही है, एक हाइड्रोजन इसको दी जा रही है, तो कार्बन जो हाइड्रोजन निकल गया, कार्बन का वो इलेक्ट्रॉन इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करके कार्बन कार्बन क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। तो बेटा मैं बना रहा हूं उदासीन अणु बना रहा हूं। अब देखिए बेटा, यहाँ CH2 से एक हाइड्रोजन इसके पास लग गया तो CH बच गया, और ये देखिए CH2, ये उदासीन अणु बन गया। और ये हाइड्रोजन इसके पास लग गया तो देखिए बेटा CH3 CH2, बाकी का पोर्शन सेम है। इस तरह से देखिए उदासीन बहुलक अणु बन गए, उदासीन श्रृंखला बन गई बहुलक की, तो इसको बोलते हैं असमानुपातन। इसमें हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है बेटा, इसके पास यहाँ से निकल रही है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ CH2 का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करके CH3 में कन्वर्ट हो गया। देखिए बेटा ये चेंजिंग होता है, जिसको मैंने इसको गोला लगा के इसको डिनोटेड किया, और आप इस पर रफ वर्क करेंगे तभी आपको ये प्रॉपर आएगी बेटा। तीसरा मेथड ये भी तो सकता है भारी पदार्थ के रूप में जो बहुलक श्रृंखला का समापन करता है, श्रृंखला स्थानांतरण। चैन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? श्रृंखला का जो समापन है श्रृंखला अंतरण कर्मक के द्वारा होता है। श्रृंखला अंतरण कर्मक, चैन ट्रांसफर एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए भी, कि श्रृंखला स्थानांतरण में बहुलक श्रृंखला का समापन या श्रृंखला का समापन किसके द्वारा होता है? चैन ट्रांसफर एजेंट के द्वारा होता है, श्रृंखला अंतरण कर्मक के द्वारा होता है। श्रृंखला अंतरण कर्मक के रूप में एकलक, प्रारंभिक पदार्थ, इनिशिएटर या विलायक के द्वारा करवाया जा सकता है। सामान्यतः विलायक के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि एकलक और प्रारंभिक पदार्थ की सांद्रता कम होती जाती है। एकलक जैसे जैसे जुड़ते हैं इसकी सांद्रता कम होती जाती है, प्रारंभिक पदार्थ बहुत ही कम सांद्रता में लिया जाता है, इसलिए इसकी सांद्रता वैसे ही कम है, तो इनकी सांद्रता में कमी हो जाती है। अतः सामान्यतः श्रृंखला का समापन विलायक के द्वारा किया जाता है, जो क्या होता है? श्रृंखला अंतरण कर्मक होता है। देखिए बेटा RO CH2 CH2 and CH2 CH2, ये बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला, और ये श्रृंखला अंतरण कर्मक है। ये क्या करेगा? अपना एक प्रोटॉन इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करके और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ उसको, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग, सॉरी N1 बहुत ही इजी योगात्मक बहुलीकरण, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकन की प्रक्रिया अपन पढ़ रहे हैं, पहले प्रकार की, बहुत ही इजी वे में अपन पढ़ते हैं यहाँ। और ये एल्किल मुक्त मूलक बन गया। ये क्या है? श्रृंखला अंतरण कर्मक। सामान्यतः किसके द्वारा करवाया जाता है? किसको काम में लेता है? श्रृंखला अंतरण कर्मक के रूप में विलायक के द्वारा किया जाता है। और चौथे प्रकार के जो भारी पदार्थ हैं जो श्रृंखला का समापन करते हैं वो हो सकते हैं इनहिबिटर्स, निरोधक।
ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सक्रिय मुक्त मूलक से क्रिया कर श्रृंखला का समापन करते हैं निरोधक कहलाते हैं। उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए हाइड्रोक्विनोन, नाइट्रोबेंजीन, डाइनाइट्रोबेंजीन, ये निरोधक पदार्थ हैं, बाहरी पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं जो मुक्त मूलक से जुड़कर अभिक्रिया का समापन करते हैं। इसमें अपन उदाहरण लेते हैं, आपके सिलेबस में यह दिया गया है नाइट्रोबेंजीन का। सपोज दैट बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला P4 पॉलीमर बढ़ती हुई मुक्त मूलक बहुलक श्रृंखला P डॉट है और ये निरोधक के रूप में अपन ने नाइट्रोबेंजीन को काम में लिया। नाइट्रोबेंजीन रिंग पर जब NO2 अटैच हो जाए तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। इस तरह से थोड़ा इजी करके आप इसको पढ़ेंगे। ये क्या है? यहाँ इनहिबिटर है, निरोधक है। क्या करता है? बहुलक श्रृंखला ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगी लाइक दिस। अब यहां देखिए ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है, निश्चित रूप से नेगेटिव चार्ज आएगा, जो आपको पढ़ाया गया 11वीं के अंदर बताया। ऑक्सीजन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाता है तो क्या आता है? निश्चित रूप से नेगेटिव चार्ज आता है। इट मीन्स है कि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, 3 नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ नाइट्रोजन पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है? और इसकी अपन एक इक्विलिब्रियम थ्योरम बना दें इसकी, तो देखिए इसको अपन इस तरह से भी डिनोटेट कर सकते हैं। इस तरह से बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला इस निरोधक पदार्थ से जुड़कर और उदासीन अणु में कन्वर्ट हो जाती है। तो बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला निरोधक के रूप में नाइट्रोबेंजीन लिया, बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला ऑक्सीजन से अटैच हुई और अटैच होकर इस तरह से इन दोनों के बीच में एक साम्य अपन शो कर सकते हैं। इस बॉन्ड को अपन खूब सहसंयोजक के रूप में शो करें तो चार्ज अपन नहीं लगाएंगे, इसी को इस रूप में डिनोटेट कर दिया। जो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव हो उसको उदासीन रूप में इस तरह से अपन रिंग पर डॉट लगाकर ये बॉन्ड यहाँ शो नहीं करेंगे, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। सॉरी क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3, 1 2 3। अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, टोटल कितने हो गए? 8। इस तरह से अपन इसको शो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई? निरोधक पदार्थों द्वारा बहुलक श्रृंखला का क्या हो गया? समापन हो गया। अब अपन बेटा क्वेश्चन लेते हैं होमवर्क के, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित बहुलकों में योगज व संघनन बहुलकों में वर्गीकृत करो। टैरिलिन, पॉलीथीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इनको योगज और संघनन बहुलक में आपको वर्गीकृत करना आपको बता दूं। इस तरह का कोई क्वेश्चन बोर्ड में बिल्कुल और कंपटीशन के पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन पूछे गए तो वर्गीकरण आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने आपको पीछे भी कहा था जो भी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उनमें आप उदाहरण को, जो भी एग्जाम्पल है कोरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल है पॉलीमर्स के, उनको आप अच्छे से तैयार करो। मैंने कहा था एक चार्ट बना लीजिए और चार्ट में रेगुलर पढ़ रहे हैं चार्ट में फिलअप कर दीजिए, उस चार्ट से आप रेगुलर पढ़ते रहिए जिससे आपका कन्फ्यूज नहीं है। जैसे आपको एक एक्सरसाइज के रूप में क्वेश्चन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। ताप दृढ़ और ताप सुनम्य बहुलकों के 2 उदाहरण दीजिए। ताप दृढ़ व ताप सुनम्य बहुलकों के 2 उदाहरण दीजिए। आई होप बेटा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे, इसके अंदर क्रिया विधि है। आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। रफ कॉपी के अंदर, कॉपी पेन के अंदर आप पूरा इस पर वर्क करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो को 1 बार 2 बार आप देखें और रफ वर्क करें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार पुनः फिर मैं जाते वक्त आपको कह रहा हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सभी बनना चाहें आप जैसा। जय हिंद, जय भारत।